Perfect, perfect, perfect. साधना ने शर्मा कर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शायद वो समझी थी कि मैं उसके लबों के हलावत का शुक्रगुजार हो रहा हूँ। इनका इसकी इस मासूमाना गलतफहमी पर खिलखिला कर हंस पड़ी और मैं भी मुस्कुराए बगैर ना रह सका। अच्छा, अब मैं चलती हूँ प्रिंस। साधना खड़ी हो गई। शाम को फिर आऊंगी आपको लेने। जी तो नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन खैर। साधना खुद भी इस वक्त कुछ सरशार हो गई। वक्ती तौर पर गम के साए इसके वजूद से हट गए। उसने खुद ही झुककर एक बार फिर मेरे होंठों को चूमा और फिर दौड़ती हुई कमरे से निकल गई। शरीर भी बहुत है, इनका ने हंस कर कहा। मुरादिया के बारे में क्या खबरें हैं इनका? कल शाम तक तो मैंने उसे इतना खौफजदा किए रखा कि वो अपने ही घर में मैसूर रहा और उसे बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो सकी। और अब वो तुम्हारे खून का प्यासा हो रहा है, लेकिन साथ ही शायद ख्वाहिश भी है कि उसे के इल्म में आ चुका है कि तुम अस्पताल में हो। वो चाहता है कि यहाँ घुसकर तुम्हें हलाक कर डाले, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। उस बेचारे के साथ हुआ भी तो बहुत बुरा है, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। और खूबसूरत सूफिया मेरे तस्वीर के नखा खाने में दर आई। इठलाती मचलती हुई सूफिया, जिसके बदन का गुदाज मेरी तशंगी को आसूदा कर चुका था। वो बेचारी महज इनका की वजह से मेरी हाथों हलाक हुई थी। इनका ने उसके खून से अपनी भूख का बदावा किया। उसके गालों पर चमकती सुर्खी ही ने इनका को इसका दीवाना बना दिया। सूफिया की लाश का क्या हुआ? मैंने इनका से पूछा। मुरादिया चौंका। गैर मुल्की है, इसलिए उस मामले को दबा नहीं सकता था। उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है कि सुबह जब वो अपनी बेटी के कमरे में गया तो वो वहाँ कत्ल हुई पड़ी थी। पुलिस तो इस केस से चकरा कर रह गई होगी। क्यों? तुमने उसके जिस्म का खून जो चूस लिया होगा। इनका अपने होंठों पर जुबान फेरने लगी। शायद उसे सूफिया के खून की लज्जत याद आ गई थी। एक बार फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और मैंने कांस्टेबल को अंदर आते हुए देखा। उसके हाथ में एक टाइप शुदा कागज़ था, जो उसने मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, दस्तखत कर दीजिए। ये मेरा ही बयान था जो मैंने पुलिस अफीसर के सामने दिया था। मैंने उस पर दस्तखत करके वापस लौटा दिया। उसके जाते ही एक वार्ड बॉय मेरे लिए नाश्ता लेकर आया और मैंने नाश्ता करते हुए इनका को छेड़ा। आओ तुम भी चाय पी लो। अगर कभी तुम मेरे नाश्ते में शरीक हो सके तो मैं भी तुम्हारे साथ शरीक हो जाऊंगी, इनका ने मुस्कुराकर कहा। क्या तुम खून के अलावा कुछ नहीं खाती पीती? क्या इस वक्त तुम्हारे पास कोई और मौजू नहीं है? अच्छा, तो फिर मुराविया ही के बारे में बताओ। अब और क्या बताऊं, बस होशियार रहना उससे। वो तुमसे खाइफ तो है, लेकिन बाद औकात सारा खूफ जनून में दब जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी वक्त तुम पर हमला कर बैठे। देखा जाएगा। मैंने लापरवाही से सर झटक दिया। नाश्ता करने के बाद मैंने वार्ड बॉय से सिगरेट मंगवा कर जलाई और लेटकर हल्के हल्के कश लेने लगा। शाम तक मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। तीसरे फिर के करीब मेरे मुल्क के सफारत खाने का राब्ता अफीसर मुझसे मिलने आया और उसने मेरे हालात पर अजहार अफसोस किया और कहा कि सफारत खाना मेरी हर मुमकिन अमदाद के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके इल्म में ले आया कि बहुत जल्द मैं वापस ईरान जाना चाहता हूँ। राब्ता अफीसर ने वादा किया कि सफारत खाना मुझे हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। शाम को एक नर्स ने मेरे सर पर बंधी हुई पट्टी खोल दी। जख्म कंपटी के करीब लगा था। नर्स ने उस पर सफ़ेद पाउडर और छिड़क दिया और फिर मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। साधना इस वक्त मुझे लेने के लिए वहाँ मौजूद थी। वो मुझे लेकर बाहर निकली और एक तरफ खड़ी हुई नई कार का दरवाज़ा खोला और मैंने उसे हैरत से देखा तो वह बोली, किराए की गाड़ी है। ओह, मैंने मज़ीद कुछ नहीं कहा। साधना ने ड्राइविंग सीट संभाली और मैं उसके बराबर में बैठ गया। कार हरकत में आ गई। साधना ने कहा कि कल सुबह आपके लिए लिबास वगैरह का बंदोबस्त भी करना होगा, लेकिन ये अखराजात जान की परवाह मत करो।
सब कुछ मेरे ज़ाती बैंक बैलेंस से होगा। आप तो मेरी हर चीज़ तुम्हारी है। इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? ताज होटल, साधना ने जवाब दिया। फिर बोली, शॉपिंग आज भी हो सकती है, बशर्ते कि तुम तनहा जा सको। तनहा क्यों? मुझे शमशान जाना है। वो किस लिए? आज रात शंकर खानदान की आखिरी रस्म पूरी होंगी, साधना ने भराई हुई आवाज़ में कहा। पुलिस 8 बजे लाशें हमारे हवाले कर देगी और मैं उसके गम में तुम्हारा शरीक हूँ साधना। कोई भी तो नहीं बचा प्रिंस, वो अब दीदा होकर बोली। सब के सब चले गए। पिंडित गौरी शंकर का क्या हुआ? रवि चचा के अलावा सब की लाशें पुलिस की तहवील में हैं और राजा रविशंकर की लाश, उसका अभी तक पता ही नहीं चला। समझ में नहीं आता कि पंडित गौरी शंकर ने ऐसी ज़बरदस्त आग लगाई कैसे कि सब कुछ भस्म हो गया। इस अमर पर पुलिस भी हैरान है। और हाँ, मुझे कुछ याद आ गया, महेश का क्या हाल है? अभी तो कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। तुम मिली थी उससे? मैं ही नहीं बल्कि वर्षा दीदी भी मिली थी, और वो तो उन्हें भी पता चल गया है। हाँ, दोपहर को जब मैं आपके पास थी तो पुलिस वाले दोबारा होटल पहुंच गए। उन्होंने वर्षा दीदी को ये बात बता दी। क्या रद्द अमल हुआ उसका? हाँ, जब मैं होटल पहुंची तो उस पर सख्ते की सी कैफियत तारी थी। पुलिस हम दोनों को अस्पताल लाई। मुहेश को देखकर वर्षा दीदी फूट फूट कर रोने लगी थी। सबके सामने ही उन्होंने महेश को पागलों की तरह प्यार करना शुरू कर दिया था, लेकिन महेश ने उनको नहीं पहचाना। बस यूं घूरता रहा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उससे वर्षा दीदी को और सदमा पहुंचा। वक्ती बात है, महेश ठीक हो ही जाएगा। डॉक्टरों का तो यही कहना है और डॉक्टर गलत नहीं कहते। साधना कुछ नहीं बोली। ताज पहुंचकर उसने मुझे खूबसूरत कमरों के एक सूट में पहुंचा दिया और बोली, अब आप आराम करें, मेरी वापसी तो आधी रात से पहले नहीं हो सकेगी। साधना ने मुझसे शमशान चलने के लिए नहीं कहा था, इसलिए मैंने भी मौका गनीमत जाना और पहलू बचा गया। शमशान का माहौल मेरे आसाब पर बुरी तरह असर अंदाज होता है। होटल में मेरी मुलाकात वर्षा से भी हुई और उस कमलावे हुए फूल को देखकर मुझे वो रात याद आ गई जब मैंने एक बनूरे की हैसियत से उस फूल का रस पिया था। उसके बदन की महक मुझे आज भी याद थी, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी हुआ, वर्षा इससे बेखबर थी। जब वो दोनों शमशान चली गईं तो मैं जूते उतार कर नरमो गुदाज बिस्तर पर ढेर हो गया। रात तो हो चुकी थी, लेकिन इतनी जल्दी सो जाना मुमकिन नहीं था। मैंने वक़्त गुजारी के लिए साइड टेबल पर पड़े हुए अखबारात उठा लिए और पढ़ने लगा। ताज की आतिशज़दगी का वाक़या सुर्खियों में छाया हुआ था। तस्वीरें भी छपी थी और ज़हन तस्वीरों को देखकर इबरत हुई कि वो पुरशिकवा इमारत आसारे कदीमा बनकर रह गई। सूफिया के कत्ल की खबर भी मौजूद थी और उसे बड़े पुरअसरार अंदाज में पेश किया गया। बात थी भी पुरअसरार। 8 बजे तक मैं अखबार पढ़ता रहा, फिर कमरे ही में खाना मंगाकर खाया। उसके बाद काफ़ी पी। 9 बज गए, लेकिन नींद तो अब भी नहीं आ सकी थी। अगर मेरे पास माकूल लिबास होता तो मैं कहीं बाहर निकल जाता, लेकिन इस हाल में बोरियत बर्दाश्त करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। जैसे तैसे 1 बज गया और तब कहीं जाकर कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। आने वाली साधना ही थी। वर्षा को दूसरे कमरे में छोड़कर आई थी। वो मुझे बेहद थकी हुई और पसमर्दा नजर आई। उसकी कमर में हाथ डालकर बिस्तर तक ले गया और बड़े प्यार से बोला, तुमने अभी खाना तो नहीं खाया होगा? ख्वाहिश नहीं है? साधना की आवाज़ रुंधी हुई थी। ज़ाहिर है इन हालात में ख्वाहिश तो नहीं हो सकती। तुम इस वक्त अपने मुतअद्दिद अजीज़ों की आखिरी रसूम पूरी करके आ रही हो। ऐसे में तो बस यही जी चाहता है कि आदमी किसी दीवार से सर टकराकर वहीं चला जाए जहां उसके प्यारे भी जा चुके हैं। मेरे इन फिक्रों ने साधना के ज़बत का बंधन तोड़ दिया और वह बिस्तर पर ऊंधे मुंह गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके करीब ही बैठकर आहिस्ता से उसका शाना थपकने लगा, लेकिन मैंने उसे चुप कराने की कोई शदीद कोशिश नहीं की। मैं चाहता था कि वो अच्छी तरह रोकर अपने दिल का गुबार धो डाले। अभी तक वो खासे ज़बत से काम लेती रही थी और ये उसके हक़ में बेहतर नहीं था।
जब वो रो रो कर नढाल हो गई तो मैंने उसे पानी पिलाया और फिर फ़ोन उठाकर सुपरवाइजर को खाने की हदायत दी। खाना तो राजकुमारी वर्षा ने भी नहीं खाया होगा, मैं उन्हें भी बुला लाऊं। मैं कहता हूँ। दरवाजे की तरफ बढ़ा। साधना अभी खोए खोए से लहजे में चुप बैठी हुई थी। उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ राजकुमारी वर्षा भी कमरे की तन्हाई में अपने दिल का गुबार धो रही थी। मैंने उसे तसल्ली और तशफ़ी दी और अपने साथ ले आया। वर्षा दूसरे सदमे से दो चार थी। एक तरफ अजीज़ों की मौत का सदमा और दूसरी तरफ महबूब की हालत ज़ार। महबूब भी ऐसा जो तवील अरसे तक बिछड़े रहने के बाद अब मिला था, तो उसकी याददाश्त ही ठीक नहीं हो रही थी। मैं उन दोनों को ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खाना खिलाया, फिर साधना वर्षा के साथ सोने चली गई और मैं इस कमरे में तन्हा तड़पता रह गया। फिर मुझे अपने ऊपर गुस्सा भी आया। आखिर मैंने ये गलत तवक्का ही क्यों की थी कि वर्षा की मौजूदगी में साधना मेरे कमरे में रुकने की जुर्रायत करेगी। मेरे दिमाग में उभरने वाले ख्यालात की लहरें कभी भी इनका से पोशीदा नहीं रहती। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ और वो मुझे छेड़ने लगी। क्या तुम्हें कोई और लड़की ला दूं? फजूल बातें ना करो, मैंने मुंह बनाकर कहा और बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। अभी 2:30 बज चुके थे, इसलिए जल्द ही मुझे नींद आ गई। दूसरी सुबह हम तीनों ने कमरे ही में नाश्ता किया। साधना की हालत अब खासी बेहतर थी, लेकिन वर्षा का चेहरा सता हुआ था। नाश्ता कर चुकने के बाद साधना ने वर्षा से कहा, दीदी मैं ज़रा प्रिंस के साथ बाजार जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदना है, मुझे अस्पताल छोड़ती चली जाओ। वर्षा ने कहा, लेकिन डॉक्टर भी आपको महेश के पास बार बार नहीं जाने देंगे। ना जाने दें, वर्षा भर्राई हुई आवाज़ में बोली। मैं उसके कमरे के दर पर पड़ी रहूँगी। वर्षा बहुत जज्बाती हो गई। इस वक्त उसे रोकने की कोशिश मुनासिब न थी। मैंने साधना को इशारा किया कि वो राजकुमारी वर्षा की बात मान ले। हम तीनों कार में रवाना हुए और वर्षा को हॉस्पिटल छोड़कर खरीदारी के लिए चल पड़े। काश मैं दीदी का गम बांट सकती, दादना भर्राई हुई आवाज़ में बोली। इस दुनिया में कोई किसी का गम नहीं बांट सकता साधना, यहाँ सिर्फ खुशियाँ ही बांटी जा सकती हैं। आप ठीक कह रहे हैं प्रिंस, साधना ने ठंडी सांस लेकर कहा और चुप हो गई। 1.5-2 घंटे खरीदारी में लगे और फिर हम हॉस्पिटल से वर्षा को लेते हुए लौट आए। डॉक्टरों ने वर्षा को सिर्फ 1 मिनट के लिए महेश के कमरे में जाने की इजाज़त दी, क्योंकि महेश का बुखार अभी तक नहीं टूटा था। बुखार टूटने में 2 दिन और लगे। तीसरे दिन डॉक्टरों ने इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद 3-4 रोज़ बाद महेश की जिस्मानी हालत में भी बेहतरी के आसार पैदा होने लगे। डॉक्टरों का एक पूरा बोर्ड इसका इलाज कर रहा था। राजकुमारी वर्षा और उस पर इलाज पर रुपए को पानी की तरह बहा रही थी। डॉक्टरों का वो बोर्ड राजकुमारी वर्षा से महेश के माजी के बारे में मालूमात हासिल करता रहा, क्योंकि इन्हीं मालूमात के सहारे वो लोग महेश की याददाश्त ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ना जाने क्यों डॉक्टरों ने ये फैसला किया कि 1 हफ्ते तक महेश से किसी को ना मिलने दिया जाए। वर्षा इस पाबंदी पर चीख उठी, लेकिन उसे समझा बुझा दिया गया कि ये अजियत बर्दाश्त करके वो अपने महबूब के हक़ में बेहतर करेगी। इस दौरान में हम बेदस्तूर ताज में मुकीम रहे और कोई ख़ास वाक़या पेश ना आया। अलबत्ता अखबारात की एक ख़ास खबर मेरी नज़रों से गुज़री। मुआविया अपने वतन वापस चला गया। दरअसल उसे इस शहर से वहशत होने लगी थी। इसकी फ़िज़ाओं में उसकी बेटी ने दम तोड़ा था। पुलिस अभी तक उसके कातिल का सुराग नहीं लगा सकी। उसका सुराग लगाया भी नहीं जा सकता था। कातिल की पुश्त पर कोई पुरस्रार कुव्वत कार फरमा थी। मैं समझ गया मुआविया नक्शे के बाकी मांदा हिस्से की तरफ से मायूस हो गया, इसलिए उसने वहाँ से रुखसत हो जाना बेहतर समझा। वो मुझसे इतना खौफज़दा हो गया कि दोबारा मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं कर सका। इस अरसे में एक मर्तबा मैं साधना के साथ ताज पैलेस की तरफ भी गया और उस पुरशकवा इमारत की हालत देखकर मुझे बड़ी इबरत हुई। वहाँ अब भी पुलिस का सख्त पहरा लगा हुआ था। साधना अब बड़ी हद तक
मामूल पर आ चुकी थी, लेकिन महेश और वर्षा की वजह से ये मुमकिन नहीं था कि मैं उसे लेकर ईरान चला जाता। महेश की हालत समझने तक मुझे हिंदुस्तान में ही रहना पड़ता। आखिर वो महीना हद तक मामूल पर आ चुकी थी जिस रोज़ हमें डॉक्टरों की इजाज़त के मुताबिक महेश से मिलना था। हम धड़कते दिल के साथ अस्पताल पहुँचे। महेश के कमरे में जाने से पहले डॉक्टरों से मिलना पड़ा जो महेश का इलाज कर रहे थे। डॉक्टरों के मुतमईन चेहरे देखकर मेरे दिल की धड़कनें मामूल पर आ गईं। एक डॉक्टर ने मुस्कुराकर वर्षा से कहा, मुबारक हो राजकुमारी, अब आप खुशी खुशी मिस्टर महेश के कमरे में जाइए, वो आपको फौरन पहचान लेंगे। हमने उन्हें उनका माजी पूरी तरह याद दिला दिया है। डॉक्टर के इन फिक्रों ने साधना का चेहरा तो मुसर्रत से सुर्ख किया ही था, लेकिन वर्षा भी जैसे दीवानी हो गई। सच डॉक्टर, उसने चीख कर कहा और डॉक्टर के शाने पकड़कर झंझोर डाले। आप खुद ही जाकर देख लीजिए कि मैं कितना झूठा हूँ। ओह महेश, वर्षा की आवाज़ मुसर्रत से कांप रही थी। फिर वो एक झटके से मुड़ी और तकरीबन दौड़ती हुई कमरे से निकल गई। दीदी, साधना उसे पुकारती हुई उसके पीछे दौड़ी और उसके पीछे मैं लपका। जब मैं महेश के कमरे में दाखिल हुआ तो वर्षा महेश के सीने से लगी हुई सिसकियां ले रही थी। महेश अब भी बहुत दुबला पुतला नजर आ रहा था, लेकिन वो पहले किसी बात नहीं थी, एक हड्डी गिन ली जाए वाला। वर्षा, मेरी वर्षा, वो सरगोशियों में कह रहा था, मैं आखिर कहाँ खो गया था कि तुमसे दूर हो गया। वर्षा कुछ कहे बगैर उसके सीने से लगी हुई सिसकियां लेती रही। साधना की आंखों में भी आंसू तैर रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मैंने उसका हाथ पकड़कर आहिस्ता से दबाया तो वो चौंक पड़ी। उसने मेरी तरफ देखा और झींकते हुए अंदाज में मुस्कुराकर अपने आंसू पूंझने लगी। चलो हम यहाँ से निकल सकें, मैंने सरगोशी की। कबाब में हड्डी बनने से क्या हासिल। हाँ चलिए, साधना ने इत्तफाक किया। दो मोहब्बत करने वालों को तनहा छोड़कर हम कमरे से निकल आए। इस वक्त साधना बहुत खुश थी। मैंने उसे इस मौका से खूब फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। इतने दिन हो गए थे तड़पते हुए, अब कुछ सुकून मिलना चाहिए था। इस वक्त ड्राइविंग मैंने खुद संभाल ली और गाड़ी को मिला बारहल की तरफ दौड़ा दिया। अब हम ईरान चलेंगे प्रिंस, साधना ने गोया ऐलान कर दिया। बस दीदी की शादी हो जाए, लेकिन महेश के तंदुरुस्त होने में शायद अभी 1-1.5 महीना और लग जाए। ये अरसा हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सैर करते हुए गुजारेंगे। तुमने तो अभी मेरा वतन देखा ही नहीं। साधना बेतकल्लफ हो गई। तुमको देखने के बाद अब कुछ देखने की आरजू नहीं रही साधना। मर्दों को ऐसी बातें बनाने में खासा कमाल होता है। साधना के लहजे में शौकी थी। ऐसी ही बातें करते हुए हम मिला बहरहाल पहुंच गए और बाग के एक वीरान कंज में जा बैठे। ये तन्हाई मिलते ही मैंने साधना को अपनी तरफ घसीटा और वो भी शायद मेरी आगोश में बिखरने के लिए बेताब थी। जब मैंने उसके होंठों की शरीनी पर अपना हक साबित किया तो वह बंजल मछली की तरह तड़प गई। वो मुझसे इस तरह लिपटी कि उसके गुदाज ने मेरे कुशादा सीने में पनाह ली। मेरे असाब झंझनाने लगे। उसकी आरज़ू में बहुत शिद्दत थी, लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं इन आरज़ुओं को अपनी ख्वाहिशों से हम आहंग कर लेता। यहाँ सिर्फ होंठों की शरारतें हो सकती थी या बस हाथों की आँखियों को जारी रखा जा सकता। ठंडी ठंडी अतरबीज हवा चल रही थी और हम एक दूसरे की मोहब्बत में सरशार दुनिया जहान की बातों में लगे हुए थे। हमने शादी के बाद यूरोप की सैर और तफरीह का प्रोग्राम बनाया। गो कि मेरा ताल्लुक़ ज़रनशी मज़हब से है और साधना हिंदू थी, लेकिन मोहब्बत का मज़हब इन दोनों मज़हबों से ज़्यादा ताकतवर था। हमारे लिए सब बातें सानवी हो चुकी थी और हमने सिविल मैरिज करने का फ़ैसला किया। इस तरह हम दोनों के मज़हबों में से किसी पर भी आँच नहीं आती। कम से कम मेरा अंदाज़े फ़िक्र यही है कि अगर किसी को इस पर एतराज़ हो तो हुआ करे। हम 1-1.5 घंटे बाग में गुजार कर वापस लौटे। जब दोबारा अस्पताल पहुँचे तो हमने देखा कि महेश तकिए के सहारे बैठा हुआ था
और वर्षा के उलझे हुए बालों में तेल डालकर कंघी कर रही थी। आइए राजकुमारी, महेश ने मुस्कुराकर कहा। जब हम बैठ गए तो वर्षा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्यों महेश, इन्हें पहचानते हो? जबकि तुम मुझे इनके बारे में सब कुछ बता चुकी हो, तो फिर मैं इन्हें कैसे ना पहचानूंगा? महेश ने खुशगवार लहजे में कहा और फिर मुझसे बोला, प्रिंस, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैंने जवाबन कुछ रस्मी जुमले कहे। दो दोपहर का खाना हम चारों ने साथ खाया और जब साधना ने वर्षा से चलने के लिए कहा तो वो बोली, नहीं साधना, अब मैं यहीं नहीं रहूंगी। मैंने डॉक्टर से इजाज़त ले ली है। मैं इस बात से दिल ही दिल में बेहद खुश हुआ, क्योंकि अब मुझे और साधना को होटल में तन्हाई मुयस्सर आ जाती। कुछ देर बाद और साधना हॉस्पिटल से रुखसत हुए। ताज पहुंचकर साधना कपड़े तब्दील करने के लिए दूसरे कमरे में चली गई और मैं एक कुर्सी पर बैठकर सिगरेट नोशी करने लगा। फलक शेर, इनका की आवाज़ ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। मैंने अपने सर की तरफ देखा तो इनका मुस्कुरा रही थी। क्या बात है? मैं बोला। हिंदुस्तान में अब तुम्हारे लिए खतरे की कोई बात तो रही नहीं। मैं कुछ अरसे के लिए तुम्हारे सर से जा रही हूँ। तुम्हारे ईरान जाने के प्रोग्राम में भी तो अभी कुछ अरसा बाकी है। इस वक्त तक मैं वापस आ जाऊंगी। जाना कहाँ है तुमको? बस ये मत पूछा करो। तुम मुझसे ना मैं बता सकती हूँ, ना तुम मुझे समझ सकोगे। कब जाओगी? किसी वक्त भी चली जाऊंगी। जब अचानक तो मुझे गायब पाओ तो परेशान ना होना। जवाब में मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि साधना कमरे में दाखिल हो रही थी। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। मिला बारहल का खुमार उसके बदन में अभी तक मौजूद था। मैंने मुस्कुराकर मैनीखेज नज़रों से उसकी तरफ देखा, क्योंकि वह शब ख्वाबी का लिबास पहने हुई थी। वो झींक कर दूसरी तरफ देखने लगी। 2 बजे से शाम 6 बजे तक हमने बड़ा खुशगवार वक़्त गुजारा। मेरी आरज़ुएं बड़ी बेताब थी। जवाबन मुकम्मल खुद सपुर्दगी भी थी। जो कुछ भी हो जाता कम था। शाम को हम गुस्ल करके तैयार होकर होटल से निकले और खासी देर तक तफरीह करते रहे। थोड़ी देर के लिए अस्पताल भी गए। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो इनका मेरे सर से गायब थी। मैंने सोचा कि अगर उसकी अदम मौजूदगी में किसी फितरे ने सर उठाया तो क्या होगा, लेकिन ये सब कुछ सोचना कब्ल अज मर्ग वावीला के मुसद्दाक था। इसलिए मैंने इन सब ख्यालात को अपने जहन से झटक दिया। फिर शब रोज़ मुसर्रतों का गहवारा बने रहे। मैं और साधना एक दूसरे में गुम थे। महेश की हालत तेजी से संभल रही थी। गालबन उसने वर्षा की कुर्बत का भी हाथ था। लेकिन एक रोज़ हम अस्पताल गए तो वर्षा कुछ उलझी उलझी सी और परेशान दिखाई दी। साधना ने उसे टटोलना चाहा तो वह हंस कर टाल गई। कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी हंसी बड़ी खोखली थी। हम रोज़ाना ही अस्पताल जाते थे, लेकिन अगले रोज़ भी गए और वर्षा को कुछ और ही परेशान देखा। आज महेश के चेहरे पर भी तफक्कर मौजूद था। वर्षा किसी काम से बाहर गई तो मैं पूछ बैठा, क्या बात है महेश? कल राजकुमारी वर्षा परेशान नजर आई और आज तुम भी उलझे उलझे हुए हो। खैरियत तो है? मैं वर्षा की परेशानी से परेशान हो गया हूँ, महेश ने भराई हुई आवाज़ में कहा। समझ में नहीं आता कि उसे क्या हो गया है। पूछ पूछ कर थक गया हूँ, लेकिन वो कुछ बताती ही नहीं। बस ये कहकर टाल जाती है कि कोई बात नहीं। कोई बात तो ज़रूर है, साधना सर हिलाकर बोली। मैं भी समझ रहा हूँ, मैंने साधना से कहा। तुम तन्हाई में उनसे बात करना, शायद तुम्हें बता दें। मैं पूछूंगी, साधना ने सर हिलाकर कहा। इतने में वर्षा लौट आई और हम दूसरे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने लगे। दोपहर का खाना हमने साथ खाया। वर्षा खासी खुश खुराक भी थी, लेकिन उस रोज़ उसने चंद लुकमे लेकर हाथ रोक लिया तो महेश अफसुर्दा नजर आने लगा। खाना खा चुकने के बाद साधना किसी बहाने से वर्षा को अपने साथ उठा ले गई। कोई बात ही अजीब मामला मालूम होता है, मैं बड़बड़ाया। महेश खोई खोई नज़रों से एक तरफ देखता रहा। उसने मेरे ख्याल पर कोई तबसरा नहीं किया। कोई 15 मिनट बाद वर्षा और साधना लौट आई। आइए प्रिंस, अब हमें चलना चाहिए, साधना ने कहा। वो दूसरों के सामने मुझे ज़्यादा बेतकल्फ़ी से मुखातब नहीं करती थी। चलो, मैं उठ खड़ा हुआ।
महेश मतवक्का नज़रों से साधना की तरफ देखता रहा, लेकिन साधना ने उसे मायूस ही किया और वो मेरे साथ अस्पताल से निकल आई। कुछ पता चला? मैंने बेताबी से पूछा। नहीं, साधना ने ठंडी सांस लेकर कहा। कुछ तो कहा होगा। पहले तो वो खामोश ही रही थी, लेकिन फिर अचानक उनके मुंह से बस इतना निकल गया कि एक तूफान आने वाला है। मैं साधना का मुंह तकता रह गया। इस वक्त ड्राइविंग वही कर रही थी। तूफान, मैं ज़हरीला बड़बड़ाया। आखिर इसका क्या मतलब हुआ? काश हमें इसका इल्म हो सकता। मुमकिन है उसका इलाज हमारे इख्तियार में हो। मैं सोच में डूब गया, लेकिन सोच की लहरों में उलझावे के सिवा कुछ नहीं था। इस सूरत हाल का नतीजा ये हुआ कि साधना की सारी शिगुफ्तगी रुखसत हो गई। वो पहले तो राजकुमारी वर्षा से इतनी शदीद मोहब्बत ना करती होगी, लेकिन अब मामला दूसरा था। शंकर खानदान सफ़ा हस्ती से मिट चुका था। वो दोनों इस खानदान की आखिरी अफराद थी। उसका नफ्सियाती रद्द अमल ये होना चाहिए था कि वो एक दूसरी को शिद्दत से चाहने लगती। अब उनकी मोहब्बत सगी बहनों ही की थी। रात को मैंने साधना के साथ हंगामे बर्पा करने चाहे, लेकिन वो बर्फ़ की तरह सिल बनी रही। एक ठंडी सांस लेकर मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। दूसरे दिन हम फिर अस्पताल गए और वर्षा को इसी आलम में पाया। शबी रोज़ इसी बेकैफ़ी के आलम में गुजरते रहे। महेश की बहाली, सेहत में सुस्ती आ गई। वो इब्तदाई दिनों की सी सूरत बाकी ना रही। ज़ाहिर है कि उसका सबब वर्षा ही थी। शुरू में डॉक्टरों ने यह ख्याल ज़ाहिर किया कि 15 दिन में महेश को छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन इस नई सूरत हाल की वजह से ये नौबत 1 महीने तक आई। इस दौरान में डॉक्टरों को भी वर्षा की नामालूम परेशानी का एहसास हो गया और उन्होंने उसे टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसने तो जैसे ना बोलने की कसम खा ली थी। इन हालात ने मुझे इतना बोर किया कि मेरे और साधना के ताल्लुकात में भी एक गैर महसूस सी बदमज़गी पैदा हो गई। ज़ाहिर है कि मैं वर्षा के दर्द को साधना की तरह शिद्दत से महसूस नहीं कर सकता था। इस वक्त मुझे इनका बहुत याद आई। वो होती तो हमें बता देती कि वर्षा के सीने में क्या राज पोशीदा है। आखिर वो दिन भी आ गया जब महेश को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब वो अद खुद चलने फिरने के काबिल हो गया, लेकिन ताकत की दवाएं और इंजेक्शन उसे मुसलसल इस्तेमाल करने थे। मैं और साधना उसे और वर्षा को लेकर ताज आ गए। आज वर्षा की हालत पिछले दिनों से भी ज़्यादा ख़राब थी। आंखों में वीरानियां सिमट आईं और चेहरे पर वहशत बरसने लगी। हम लोगों में से कोई उसे मुखातब करता तो वो इस तरह चौंक पड़ती जैसे ख्वाब देखती रही हो। सारे प्रोग्राम तय करने के बाद अब हम वापस होटल की तरफ लौट रहे थे, तो मैंने ड्राइविंग करते हुए आहिस्तगी से कहा, साधना। वो मेरी तरफ देखे बगैर बोली, शायद अब मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा। क्यों? वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। महेश के बाद राजकुमारी वर्षा की हालत खराब हुई, जिसका असर तुम पर पड़ा। अब क्या इसका असर मुझ पर नहीं पड़ेगा? ये सब कुछ मैं बड़ी सादगी से कह गया, लेकिन मेरी लहजों में छुपा हुआ दर्द साधना से छुपा न रह सका। वो मखमूम नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी और फिर उसने भर्राई हुई आवाज़ में क्या कहा, मैं क्या करूं प्रिंस, दीदी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती और तुम्हारी पसमुर्दगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। साधना ने एक सिसकी सी ली और मेरे शाने से सर टिका दिया। मैंने मुनासिब यही समझा कि इस मौजू को यहीं ख़त्म कर दूं। बात छेड़ने के बाद मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं। होटल पहुंचने के बाद हम फिर बाहर नहीं निकले। वो दोपहर के खाने पर मैंने बातों ही बातों में महेश को बताया कि आज इत्तफाक से मुझे अपना एक पुराना दोस्त मिल गया, जिसे मैंने रात के खाने पर मदऊ कर लिया है। महेश से मैंने बातें इसलिए की कि वर्षा भी सुन ले और साधना की आमद इसके लिए गैर मुतवक्का ना रहे। शाम को 7 बजे जमुना कर आया। मैं प्रोग्राम के मुताबिक उससे बड़ी बेतकल्फ़ी से मिला। महेश और वर्षा से उसका तारुफ कराया। इधर उधर की बातें हुई। कभी कभी भटनागर बराह रास्त बरसना से भी कुछ कह बैठता और वो अपने होंठों पर जबरी मुस्कुराहट बखेर कर कोई मुख्तसर सा जवाब दे देती।